तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन सभी प्रश्नों को आज के इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो इसका वीडियो आप लोग सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर सभी चीज़ें यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे फ्री में मिलेगा। तो फ्री में यदि आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक टारगेट है 150 लाइक का। तो जैसे आप लोग इस वीडियो पर 150 लाइक का लाइक टारगेट कंप्लीट करवा देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा पीडीएफ लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं, इस चैप्टर में यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपके 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग 150 लाइक तो करवा ही सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो को सपोर्ट दिखाएं। और मैं आपको इन सभी यानी कि इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होते हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, सभी का मैं आपको वीडियो तो दे ही रहा हूँ। साथ ही में यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग उस पर 150 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। इसके अलावा यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के आल चैप्टर का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। हमारा नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके अलावा जिसको भी इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी अति लघु लघु तथा दीर्घ प्रश्न का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना है, वो लोग इस वीडियो पर 150 लाइक का टारगेट पूरा करवा दीजिए और उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका वीडियो तो आपको आज की वीडियो में हम लोग करवा ही देंगे, जितने भी आपके प्रश्न होते हैं। और पीडीएफ के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी का वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं सबसे पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद में फिर आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन्हें देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। यानी कि हर एक प्रश्न को आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, साथ में उसका उत्तर भी करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक देखो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो इसीलिए चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि पुष्पीय पादप में कौन सा भाग अगुणित यानी कि एन होता है। हम लोग को बताना है कि पुष्पीय पादप में यहाँ पर 4 भाग दिए गए हैं, उनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा भाग अगुणित है यानी कि एन है। तो सबसे पहला इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है युग्मनज, तो युग्मनज आपका होता है 2n। दूसरा आपका होता है नर युग्मक, तो नर युग्मक जो आपका होता है वो आपका n होता है यानी कि अगुणित होता है। तो इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो होता है सही हो जाता है। तो इनमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं, एक आपका होता है युग्मनज, जड़ और पत्ती, ये दोनों आपके तीनों आपके कैसे होते हैं, आपके द्विगुणित होते हैं यानी कि 2n होते हैं। लेकिन जो आपका नर युग्मक होता है ये आपका n होता है यानी कि अगुणित होता है। तो इसीलिए पुष्पीय पादप में कौन सा भाग अगुणित है, तो आप लोग बताओगे कि नर युग्मक जो आपका है वो अगुणित भाग है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एक परागकोश में परागधनियों की संख्या होती है, तो हम लोग को बताना है जो एक परागकोश होता है तो उसमें परागधनियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका एक परागकोश होता है उसमें परागधनियों की संख्या आपकी 4 होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 4 वाले पे सही टिक लगा देना है। अब आपका परागकोश कैसे होता है उसे भी देख लीजिए। इस प्रकार से आपका एक परागकोश होता है, कैसे होता है आप एक बार इधर मैं सही से बना देता हूँ। ये आपका
परागकोश होता है। इसमें आपको परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है इस प्रकार से। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो जो पुंकेसर है वो नर जननांग है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? नर जननांग पर सही टिक लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि पुंकेसर में ही आपका नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आपका पुंकेसर है वो आपका नर जननांग है, और पुंकेसर का जो ऊपरा वाला भाग होता है जिसे हम लोग परागकोश बोलते हैं, उसमें ही आपका नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है तो आप लोग बताएंगे नर जननांग है। वहीं पर अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि निभाग पाया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि निभाग कहाँ पर पाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि निभाग जो आपका होता है वो बीजांड में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जब बीजांड की आप लोग संरचना बनाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका निभाग होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है? तो जो बीजांड होता है आपका, इस प्रकार से बीजांड आपका होता है। इस प्रकार से आपका एक बीजांड होता है। ये क्या होता है? आपका बीजांड द्वार होता है, और बीजांड द्वार की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसे हम लोग निभाग बोलते हैं, ठीक है? यही आपका निभाग होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि निभाग पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि बीजांड में निभाग पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। अब इसमें हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। इस पेज को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाता है कि भ्रूणकोश में प्रथम कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें प्रथम कोशिकाएं कहाँ पर स्थित होती हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया बीजांड द्वार की ओर, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया निभाग की ओर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया भ्रूणकोश के मध्य में, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया अंडकोश के समीप। तो जो आपका कह सकते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है वो आपका भ्रूणकोश में जो आपके प्रथम कोशिकाएं होती है वो निभाग की ओर उपस्थित होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश बोलते हैं। ये आपका भ्रूणकोश होता है। तो इसमें जो 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम कोशिका बोलते हैं, और ये आपकी निभाग की ओर होती हैं। और जो 3 कोशिका नीचे होती हैं उसमें जो आपकी बीच वाली कोशिका होती है उसे हम लोग अंड कोशिका, और अगल बगल की कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो आपका प्रथम कोशिकाएं होती हैं, ये वाली कोशिकाएं, ये आपके निभाग की ओर उपस्थित होती हैं। तो इसी आप लोग बता सकते हैं कि निभाग की ओर। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग बताएंगे कि जो आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका पुमंग होता है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लेंगे, ठीक है? और यदि जब मादा की बात होगी, यानी कि जब मादा की पुष्प का कौन सा भाग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप लोग यहाँ पर जायांग के बारे में बता देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे नर का पूछ लेगा या तो आपसे मादा का पूछ लेगा। तो नर का पूछेगा तो आप लोग बताएंगे पुमंग, और मादा का पूछेगा तो आप लोग बताएंगे जायांग। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नर का, तो इसलिए हम लोग पुमंग बताएंगे। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं। तो जो निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका होती है उसे हम लोग हास्टोरियल कोशिका बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग इस पे सही टिक लगा लो। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी आवर्तबीजी पौधों में होती है। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि बहुभूरता खोजी गई। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि ल्यूवेनहॉक द्वारा बहुभूरता खोजी गई थी। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है? तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है हमको बताना है। तो साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या जो आपकी होती है n बराबर 11 होती है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें जो हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है। तो भ्रूणकोश में आप लोग बताएंगे कि जो आपका अंड होता है वो आपका बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या था, ये आपका था निभाग और ये आपका था बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार की ओर आपका बीच में क्या होता है, आपका अंड पाया जाता है। जैसे हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका भ्रूणकोश होता है उसमें जो अंड पाया जाता है वो बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। इसलिए आप लोग उस पर सही टिक लगा लो पहले वाले ऑप्शन पर। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि सालविया में परागण होता है। तो इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कि जो सालविया में परागण होता है वो कीट द्वारा होता है। तो इसलिए आप लोग इस पर सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है इस पर सही टिक लगा लेंगे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ। तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समझ लेना है और अपनी कॉपी में हो सके तो नोट कर लेना है। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर है तो उसमें आपको ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका एक आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है वो परिपक्व होने पर कैसा हो जाता है। यानी कि हम लोग को यहाँ पर बताना है कि 8 कोष के 7 केंद्र की हो जाता है, या फिर 7 कोष के 8 केंद्र की हो जाता है, या फिर 8 कोष के 8 केंद्र की हो जाता है, या फिर 7 कोष के 9 केंद्र की हो जाता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है 7 कोष की और 8 केंद्र की। तो इस पर आप सही टिक लगा लो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हो जाता है, तो उससे भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जो आपका बीजांड होता है, उसमें जो भ्रूणकोष होता है, भ्रूणकोष में 3 कोशिकाएँ ऊपर की ओर होती हैं, तो तीनों कोशिकाओं को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और तीनों कोशिकाओं में एक-एक केंद्रक होता है। और 3 कोशिकाएँ आपकी नीचे की ओर होती हैं, इनमें भी आपका एक-एक केंद्रक होता है, और अगल-बगल की कोशिका को सहायक कोशिका और बीच वाली कोशिका को अन्य कोशिका बोलते हैं। और एक कोशिका आपकी बीच में होती है, इसे हम लोग द्वितीयक कोशिका बोलते हैं, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। और इसमें जो आपका कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में, तो 7 कोशिकाएँ हो गई। और साथ ही में केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक बीच में, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि एक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो आपका परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हम लोग बता सकते हैं कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 2n होती है। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि अनिषेक जनन होता है। तो आप लोग बताएंगे कि जो अनिषेक जनन होता है वो आपका रोटीफर्स में भी होता है, टर्कियों में भी होता है, मधुमक्खियों में होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। तो इसीलिए आप लोग उस पर सही टिक लगा लेंगे, इनमें से सभी में। इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि भ्रूणकोष विकास के लिए कौन सा क्रम सही है। तो इनमें से हम लोगों को क्रम दिए गए हैं, इनमें से हमको सही क्रम बताना है भ्रूणकोष विकास के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, यानी कि आर्किस्पोरियम से आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आपका गुरु बीजाणु, फिर गुरु बीजाणु से आपका भ्रूणकोष बनता है। यही आपका भ्रूणकोष विकास के लिए सही क्रम है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहां पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन में हो जाता है 17वां क्वेश्चन, वो हो जाता है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता कहते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि जो आपका भारतीय भूण विज्ञान है उसके पिता कहे जाते हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो इसलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अगुणित कोशिका है, तो हम लोग इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी कोशिका अगुणित है। तो यहाँ पर जो परागकण होता है, जो कि आपका नरूमक भी कहते हैं उसे हम लोग, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अगुणित होता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर सही टिक लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजाणु में प्रवेश कहलाता है। तो पराग नलिका जो होती है उसका अध्यावरण के द्वारा जब बीजाणु में प्रवेश होता है तो उसे हम लोग निभागी युग्मन कहते हैं। इसीलिए आप लोग इस पे पहले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। यानी कि जो बीजांड का वह स्थान होता है जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम लोग नाभिका बोलते हैं। नाभिका ये चीज आप देखेंगे, तो ये बीजांड का वह स्थान है जहाँ से आपका बीजांड वृंत जुड़ा होता है, इसे हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिका बोलेंगे। तो यही चीज आप लोग बताएंगे कि बीजांड स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि परिभ्रूणपोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में पेरिस्पर्म बोलते हैं, अवशेष है। तो जो आपका परिभ्रूणपोष होता है वो आपका बीजांड काय का अवशेष होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि असंग जनन की खोज किसने की। तो हम लोग बताएंगे जो असंग जनन है उसकी खोज विंकलर ने की। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगाओ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि पराग कोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य है। तो हम लोग को टेपिटम का कार्य बताना है। तो टेपिटम के कार्य में हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका टेपिटम होता है वो आपका परागकण के पोषण में सहायक होता है। यानी कि जो आपका आप लोग जो पहला वाला ऑप्शन हो जाता है उस पर आप लोग सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि संतरे में बहुभुरता का खोज किया। तो हम लोग बताएंगे जो आपका संतरा होता है उसमें बहुभुरता की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। तो इसीलिए आप लोग इस पे सही टिक लगा लेंगे। इसमें हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है कि किसी पराग कोश की लघु विरणुधानी की बाह्यतम
व सबसे भीतरी परत क्रमशः होंगी। तो हम लोग बताएंगे जो कोई परागकोश होती है उसकी जो लघु वीर्योधानी होती है उसकी जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं और जो सबसे भीतरी वाली परत होती है उसे हम लोग टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाता है इसे हम लोग सही टिक लगा देंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक है। तो हम लोग बताएंगे जो अंड समुच्चय है उसके निर्माण में सहायक होती हैं अंड व सहायक कोशिकाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका बीजांड द्वार होता है उसकी तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। तो 3 कोशिकाओं में जो बीच वाली कोशिका होती है उसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं और अगल बगल की कोशिकाओं को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। तो जो तीनों कोशिकाएं एक साथ में होती है इसे हम लोग अंड समुच्चय बोलते हैं। तो अंड समुच्चय के निर्माण में अंड और सहायक कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, यानी कि हम लोग को बताना है कि 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए हम लोग लघु विजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आपका लघु विजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे आपके 4 लघु विजाणु बनते हैं। तो यदि हम लोग को 200 करने हैं तो हम लोग को 50 लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रकार से आपका जो 50 वाला ऑप्शन हो जाता है सही ऑप्शन हो जाता है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन जो आपका होता है अंड कोशिका। अंड कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है, तो इसलिए आप इस पर सही टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जो आपका द्विनिषेचन का जो तात्पर्य होता है उसमें आप लोग बताओगे कि जब आपका जिसमें जब एक नरयुग्मक होता है वो आपका अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है, तो दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो आपका द्वितीय केंद्र से संयोजन कर लेता है, तो उसे हम लोग द्विनिषेचन क्रिया बोलते हैं और यही आपका द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पे सही टिक लगा लो। और इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट जो आपका क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न का, वो आपका हो जाता है कि पराग नली का कार्य है। तो जो पराग नली है उसका कार्य होता है नर युग्मक का वाहक के रूप में, क्योंकि पराग नली के द्वारा ही आपका जो नर युग्मक होता है वो बीजांड में पहुंचता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। और यदि आप लोगों ने सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया तो फिर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, सारे प्रश्न इसी में से देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 में बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर में जो हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो आपका हो जाता है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो हम लोग को आपको बताना है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है तथा इसका कार्य क्या होता है। तो आप लोग बताओगे इसके उत्तर में कि परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो आपकी होती है वो टेपिटम होती है। तो जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है वो आपकी टेपिटम होती है, यानी कि जो सबसे भीतरी परत होती है वहीं पर आपका टेपिटम स्थित होता है। आगे आप लोग बताएंगे कि इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य में आप लोग बताओगे कि यह लघु बीजाणु या फिर हम लोग बोल सकते हैं परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग बताएंगे जो आपका पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका कितने केंद्रकीय होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका भ्रूणकोश होता है पालीगोनम प्रकार का वो आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। वो आपका इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती है उसमें एक एक केंद्र पाया जाता है, नीचे की 3 कोशिकाओं में एक एक केंद्र पाया जाता है और बीच वाली कोशिकाओं में 2 केंद्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके कोशिका की बात करेंगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में, यानी कि हो गए 7 कोशिका। और केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्र नीचे और 1 कोशिका जो बीच में पाई जा रही है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे
कि बिना निषेचन के अर्थात यानी कि निषेचन के बिना ही अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि निषेचन के ही जब आपका बीजांड जो होता है वो अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं आलू धतूरा आदि। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आभासी फलों के दो उदाहरण बताइए। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोग बताएंगे कि जो आभासी फल होते हैं, जिसे हम लोग मिथ्या फल बोलते हैं, नकली फल बोलते हैं, उसके दो उदाहरण आपके हो जाते हैं सेब और नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। यानी कि तीन आप लोग नोट कर लो और इसमें से दो याद कर लोगे तो फिर आपको दो करना होगा वहां पर, लेकिन तीन लिखे रहोगे तो फिर आपको अगर मान लो कोई एक नहीं याद रहता तब भी आपको यहाँ पर दो याद रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर परिभाषाएं हम लोग को लिखनी है। पहला आपका होता है अपयुग्मन, दूसरा आपका होता है असंजनन, तीसरा आपका होता है अनिषेक फलन। तो यदि ये आपका जो क्वेश्चन है यदि अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो ये तीनों अलग अलग करके पूछे जाएंगे। यानी कि अगले प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अपयुग्मन को परिभाषित कीजिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि असंजन को परिभाषित कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अनिषेक फलन को परिभाषित कीजिए। तो ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह पर लिख करके इसका आंसर मैंने आपको करवा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अपयुग्मन की परिभाषा लिखेंगे। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो उसे वह प्रक्रिया जो आपकी होती है वो आपकी अपयुग्मन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भ्रूण का निर्माण होता है वो भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका से होता है, जैसे कि सहायक कोशिका हो गई या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका हो गई, तो उससे जब होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपयुग्मन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अपयुग्मन था उसकी परिभाषा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग असंजन की परिभाषा करने वाले हैं। तो असंजन में आप लोग बताएंगे कि इनमें आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा के युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, असंजन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नर एवं मादा के जो युग्मक होते हैं उनके संलयन के बिना ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग असंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से असंजन भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले जो आपका इसमें परिभाषा हो जाती है वो आपकी अनिषेक फलन की हो जाती है, उसे देख लेते हैं। तो अनिषेक फलन में आप लोग बताएंगे कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं बीज रहित फलों का विकास। ये आपका अनिषेक फलन का परिभाषा और उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग इन तीनों परिभाषाओं को याद कर लो यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब इस चैप्टर में जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इसमें हम लोग उत्तर बताएंगे कि निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। आप लोगों को पता होगा कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में जो अंडाशय होता है वो परिपक्व हो जाता है और फल का निर्माण करता है। वह पुष्प के जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसा जो फल होता है उसे हम लोग सत्य फल या फिर असली फल बोलते हैं। वहीं पर यदि हम लोग आभासी फल की बात करेंगे, यानी कि जो नकली फल होता है, फल का विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो वो आपका क्या होता है आभासी फल होता है। ठीक है। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। क्योंकि यदि आपका जो सेब होता, यदि उसकी रचना या कह सकते हैं उसका जो विकास होता वो अंडाशय के परिपक्व होने से होता तो वो आपका सत्य फल होता, लेकिन उसका जो विकास है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्पासन से हो रहा है, तो इसीलिए उसे हम लोग आभासी फल या फिर नकली फल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में जो आपका लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसे अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपका हो जाता है कि एक आवर्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखे जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है।
तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है, जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं, का विकास आपका परागकोश की लघु वीणुधानी में होता है। वहीं पर यदि हम लोग मादा युग्मकोद्भिद की बात करें, जिसे हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं, उसका विकास आपका अंडाशय के बीजांड में होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें अब हमारी बारी है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को करने की। तो हमारा इसमें जो पहला आपका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि उत्तर में आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, उत्तर का भी लिखना स्टार्ट करेंगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। यानी कि पहले आप लोग बताओगे कि जो अनिषेक फलन शब्द है उसको नैल ने दिया। उसके आगे आप लोग बताओगे सामान्यतः निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः होता यह है कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद ही जो आपका अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी प्रकृति में ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन के ही आपका अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। तथा फल जो आपका होता है, इससे प्राप्त जो फल होता है उसे हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जैसे बता सकते हो केला, पपीता, संतरा आदि कैसे हैं आपके अनिषेक फल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन होता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखे, तो वो क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। तो उत्तर और क्वेश्चन दोनों आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और कितनी संभावना है उसकी बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा दिया है ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि त्रिसंलयन क्या है, क्या, कहाँ और कैसे होता है। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लेगा या फिर आपसे पूछेगा कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा लगभग सेम होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये आंसर इसका दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको यहाँ पर नीचे लिख करके बताया है। ये मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जो द्विनिषेचन का जो क्वेश्चन होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ही जाएगा, चाहे आपका अति लघु में पूछा जाए, चाहे आपका लघु में पूछा जाए, चाहे आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में पूछा जाए, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित टूयन, यानी कह सकते हैं कि द्विगुणित को हम लोग टूयन बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणकोश होता है, जो उसी में जो पराग नलिका की सहायता से एक अगुणित नर युग्मक आता है और फिर जो अगुणित नर युग्मक होता है और भ्रूणकोश में उपस्थित अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और द्विगुणित हो जाता है। यानी कि जब क्या होगा, यन और यन जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से जब आपका नर युग्मक जो कि आपका यन होता है और फिर आपका अंड कोशिका जो कि आपका यन होता है, दोनों आपके nn होते हैं और जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो फिर द्विगुणित युग्मनज 2n का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यह जो क्रिया होती है इसको हम लोग संयुग्मन भी बोलते हैं या फिर हम लोग वास्तविक निषेचन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका कह सकते हैं जो दूसरा नरयुग्मक होता है, यानी कि दो नरयुग्मक होते हैं, एक तो आपका क्या करेगा, एक आपका अंड कोशिका से साथ संयोजन कर लेगा और साथ ही में जो दूसरा नरयुग्मक होगा आपका वो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक 2n, जो कि पहले से 2n होता है, उसके साथ मिलकर के त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। क्योंकि जो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक होता है वो पहले से ही 2n होता है, उसके बाद फिर आपका उसमें नरयुग्मक मिल जाता है जो कि आपका n होता है, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस n क्या हो जाएगा 3n। तो ये 3n हो जाएगा। तो ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया जो होती है इसे हम लोग त्रिसंलयन या फिर त्रिसमेकन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब आपका नरयुग्मक और द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलते हैं तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जो आपकी होती है वो त्रिसंलयन कहलाती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप लोग बताओगे इस प्रकार दोनों नरयुग्मक, यानी कि आपने देखा कि सबसे पहला जो नरयुग्मक था वो आपका अंड कोशिका के साथ संयोजन किया और जो दूसरा नरयुग्मक था वो आपका
द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोजन किया। तो इस प्रकार से आपके जो दोनों नरयुग्मक थे वो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है। आप लोगों ने देखा पहली बार कब हुआ, पहली बार जब आपका नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ मिला तब हुआ। दूसरी बार कब हुआ, दूसरा बार जब आपका नरयुग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिला तब हुआ। तो इस प्रकार से 2 निषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन, या कह सकते हैं दोहरा निषेचन, या कह सकते हैं कि द्विनिषेचन। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से त्रिसंलयन क्या है ये चीज यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद फिर द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, वो भी आप लोग समझ गए। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होता है, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप में नहीं ज्वाइन है वो लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, अब उससे सस्ते में आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा, तो इतना आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे। तो मैं इस पेज को अब हटा देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए आप लोग इस पर भी आप लोग क्या लगा लेंगे, IMP का टिक लगा लेंगे। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और सारे आपके बोर्ड परीक्षा में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ भी चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लघु बीजाणु जनन का हेडिंग लगा लोगे, और एक साइड में आप लोग गुरु बीजाणु जनन का हेडिंग लगा लोगे। सबसे पहले आप लोग लघु बीजाणु जनन में पहली हेडिंग लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, यानी कि जो लघु बीजाणु जनन होता है जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं, वह क्रिया जो होती है वो आपके पुंकेसर के परागकोश में होती है। वहीं पर यदि हम लोग गुरु बीजाणु जनन की बात करें तो यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में एक एक पॉइंट को लिख लिया। अगले पॉइंट पे आप लोग लिखोगे कि इसमें परागकण बनते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणु जनन होता है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि परागकण या फिर लघु बीजाणु बनते हैं, और जो आपका गुरु बीजाणु जनन होता है इसमें आपका गुरु बीजाणु या भ्रूणकोष बनते हैं। इस प्रकार से आपके दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में हम लिखोगे कि लघु बीजाणु जनन में 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि 4 लघु बीजाणु प्राप्त होंगे। और वहीं पर हम लोग बात करें गुरु बीजाणु जनन में भी आपके 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके 3-3 पॉइंट हो गए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पहला इसमें हम लोग हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले भ्रूणकोष और भ्रूणपोष का। फिर हम लोग पहले लिखेंगे कि यह अगुणित एन होता है, यानी कि जो आपका भ्रूणकोष होता है वो आपका अगुणित होता है, यानी कि एन होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करें तो यह त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। वहीं पर भ्रूणपोष जो आपका होता है इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। आगे हम लोग इसमें बताएंगे कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है, यानी कि जो आपका भ्रूणकोष होता है वो भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और जो आपका भ्रूणपोष होता है वो आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि भ्रूण को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इसमें भोजन संचित नहीं होता, यानी कि जो भ्रूणकोष होता है उसमें भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित होता है, क्योंकि इसका काम ही होता है पोषण प्रदान करने का। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में जो अंतर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये आपका चित्र से रिलेटेड होने वाला है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इस पर वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3-4 बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जब भी ये क्वेश्चन तैयार करो तो आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से हमको ड्रा करके तैयार कर लेना है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि परिपक्व परागकोश की अनुपस्थित काट का हम लोग को चित्र बनाना है। ठीक है,
यानी कि जो परागकोश है वो कैसा है, परिपक्व की अवस्था में है। तो उस परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का हम लोग को चित्र बनाना है। इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हो। और साथ ही में ये जो आपका देख पा रहे हो छोटे छोटे, यही आपके परागकण होते हैं। तो ये पूरा आपका परागकोश होता है, ये आपका संवहन पूल होता है, फिर संवहन मंडल बोल सकते हो। यहाँ आपका रंध्रक होता है, ये आपका अधिचर्म होता है। तो इस प्रकार से आप लोग परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में बना करके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही सिंपल सा चित्र है, कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। एक बार 2 बार बनाओगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब ये जो सेकंड पार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न इसमें करने वाले हैं, जो कि आपका हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आपसे परागण तथा निषेचन में अंतर नहीं पूछेगा तो फिर परागण की परिभाषा पूछ सकता है या फिर निषेचन की परिभाषा पूछ सकता है। तो आप लोग यदि आप इन अंतर को याद करे रहोगे तो यहाँ से आप लोग परागण की और निषेचन की परिभाषाएं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको तैयार करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताओगे, हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है परागण तथा निषेचन में अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो परागण और इधर लगा लो निषेचन। तो पहला पॉइंट आप लोग परागण में लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो आपके पराग कण होते हैं वो परागकोश से निकाल कर जब आपके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से परागण का पहला पॉइंट हो गया। अब निषेचन के पहले पॉइंट में हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। परागण में क्या था, परागण में आपके जो परागकण थे वो परागकोश से निकल करके मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया हो रही थी उसे हम लोग परागण बोल रहे थे। निषेचन में होता है आपका अगुणित जो आपका नर युग्मक होता है तथा मादा युग्मक होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। सेकंड पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है, या दो प्रकार का होता है, यानी कि जो परागण होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वपरागण और दूसरा आपका होता है परपरागण। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि परागण आपका दो प्रकार का होता है। उसके बाद फिर निषेचन की बात करें तो निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन, एक होता है आपका द्विनिषेचन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप लोग निषेचन की परिभाषा लिखोगे, अगर मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, परिभाषा पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे तो आपको वहां पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आपका हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों से होता है, यानी कि जो परागण होता है इसको पूर्ण होने में अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया। तो इस प्रकार से इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है परागण होने में। जो परागण की जो क्रिया है उसको कंप्लीट करने में माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम आपके वायु हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, आदि प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण क्रिया में, ठीक है। वहीं पर यदि हम लोग निषेचन की बात करें तो इसमें माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज भी आप लोग को समझ लेना है। अब परागण में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका हो जाता है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यानी कि जो परागण होता है वो बीजांड के बाहर होता है और जो निषेचन होता है वो आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में अंतर आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका चित्र बनाना आपको आना चाहिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो इसीलिए आप लोग इसको बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लो, बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको बनाऊंगा तो 2 मिनट में आपको बना करके दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बना के सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, भ्रूणकोश बना लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या बना लिया, भ्रूणकोश। अब आप लोग जानते हैं कि भ्रूणकोश में आपकी 3 कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपकी 3 ऊपर होती हैं, 3 नीचे होती हैं, और एक आपका बीच में होता है, 2 यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। ऊपर वाली जो लोग हम लोग नामांकन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग चित्र को बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आपका इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आवर्तबीजी पादप के बीजांड का लंब काट, ठीक है। पुष्प जो आपका होता है उसका बीजांड जो होता है उसका लंब काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बीजांड द्वार बोलेंगे। ऊपर की कोशिकाएं को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे। और ये नीचे वाली जो 2 कोशिकाएं होती हैं अगल बगल वाली, इसको हम लोग बोलेंगे सहायक, और बीच वाली को हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे, ठीक है। ये आपका अध्यावरण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ में आ गया होगा। नीचे आपका बीजांड वृंत होता है। तो इस प्रकार से यही सारी चीज़ें आपको समझनी थी, जो मैं आपको चित्र में बना करके बता दिया हूँ। अब नीचे से आप लोग देख करके आराम से नाम लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाओगे।
इधर की ओर यानी कि जो बीजांड द्वार का जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और इधर वाला बीजांड द्वार होता है, ठीक है। तीनों कोशिकाएं ऊपर की प्रमुख कोशिका कहलाती हैं। ये वाली जो 2 कोशिकाएं होती है इसे हम लोग ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और जो अगल-बगल की कोशिकाएँ होती हैं इसे हम लोग सहायक कोशिका, और बीच की कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। ये आपका अध्यावरण होता है, और ये आपका नीचे बीजांड वृंत होता है। इस प्रकार से आप लोग क्या बनाओगे, आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से बना दिया तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा चित्र है, आप लोग बहुत आसानी से बना भी सकते हो। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में बना लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बताओगे, इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है लघु बीजाणु जनन का हम लोग को कह सकते हैं कि सचित्र वर्णन करना है। तो लघु बीजाणु जनन की सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा में आप लोग लिखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु परागकणों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ के आप लोग लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तो आप लोग याद रखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं यानी कि परागकणों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे लघु बीजाणु धानी के बारे में, क्योंकि लघु बीजाणु धानी के अंदर ही आपका लघु बीजाणु जनन होता है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझ लो कि किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो लघु धानी जो होती है आपकी वो निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। पहली परत इसमें आपकी हो जाती है बाह्य त्वचा। तो जो बाह्य त्वचा होती है यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु धानी होती है आपकी 4 सतहों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से जो आपकी पहली सतह होती है आपकी होती है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा जो आपकी होती है वो आपकी सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोगों को समझना है अंतःस्थिशियम। तो ये अंतःस्थिशियम क्या होता है तो आप लोग बताओगे कि यह दूसरी एक परतीय सतह होती है। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है, यानी कि 2 परत आप लोगों ने समझ लिया। लघु धानी की सबसे पहली परत होती है आपकी बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी होती है अंतःस्थिशियम। अब हम लोग तीसरी की बात करेंगे। तीसरी आपकी हो जाती है मध्य परत, ठीक है। तो मध्य परत जो आपका होता है यह परत 3 से 5 स्तरीय होता है, यानी कि जो अभी आप लोगों ने 2 परतें पहले देखी, बाह्य त्वचा और अंतःस्थिशियम, तो ये आपका एक परतीय होती थी, लेकिन जो आपका मध्य परत है आपका 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट समझ लिए। आप चौथी परत कौन सी है वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो इतना आप लोग पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर जो चौथी परत है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो जो आपकी चौथी परत हो जाती है लघु धानी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण परत हो जाती है। तो वो आपकी परत होती है टेपिटम, ठीक है। तो जो टेपिटम होता है यह पिरामिड की आकार की एक स्तरीय परत होती है, यानी कि जो टेपिटम होती है वह पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है जो विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। मैंने आपसे बताया कि ये जो परत होती है टेपिटम, ये आपकी लघु धानी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। अब क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये आपका जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, और साथ में परागकणों को सुरक्षित रखने का भी कार्य करती है। तो इसीलिए जो टेपिटम होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा अभी तक, लघु बीजाणुधानी के चारों परतों के बारे में, यानी कि चारों सतहों के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना भी सीख लेंगे, ताकि जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हो। अगर चित्र के बारे में पूछा जाए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु ध्वनि की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो आप लोग यहाँ से देख करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो किस प्रकार से समझेंगे आइए देखते हैं। देखो जो लघु ध्वनि होती है उसमें आपके इस प्रकार से होता है, ठीक है। लघु ध्वनि किस प्रकार से होती है आपकी, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। अगर जो ये एक यहाँ पर होता है आपका, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये सारे अभी सभी आपके जो हैं वो लघु व्यवधानी ही हैं। तो इसमें आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 में से चारों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों में एक जितनी भी परत इसमें पाई जाएगी वो उतनी ही इसमें पाई जाएगी, उतनी ही इसमें और उतनी ही इसमें, ठीक है। यानी कि 4-4 परत इन तीन चारों में पाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली परत मैंने आपको बताया था जो कि आपकी बाह्य त्वचा हो जाती है, दूसरी परत आपकी अंतःस्थिशियम हो जाती है, तीसरी परत आपकी मध्य परत हो जाती है, और चौथी आपकी टेपिटम हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है चित्र में, इन चारों को ना बना करके, क्योंकि चारों सेम ही रहेगा,
तो मैंने एक एक को बना दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक को यहाँ पर बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे जो बाहरी परत है ये वाली देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं, जो कि आपका एक परतीय चपटी सतह होती है, ठीक है। ये आपका बाहरी परत हो गया, यानी कि बाह्य त्वचा हो गई। दूसरी परत मैंने आपको बताई थी अंतःस्थिशियम, जो कि बाह्य त्वचा के अंदर वाली जो परत होती है उसे हम लोग अंतःस्थिशियम बोलते हैं। यह भी आपका एक परतीय सतह होती है, ठीक है। उसके यहाँ पे जो तीसरी परत होती है यानी मध्य परत, ठीक है, जो आपको मैंने नीले पेन से बनाया है, ये आपकी मध्य परत हो जाती है, आपका 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो आपकी चौथी परत हो जाती है वो आपकी हो जाती है टेपिटम, जो कि पिरामिड आकार की हो जाती है, जैसा कि मैंने रेड पेन से बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका पिरामिड आकार की हो जाती है, तो इसे हम लोग टेपिटम बोलते हैं, जो कि आपका विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है तथा उन्हें सुरक्षित रखती है। अब ये अंदर जो आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बीज, इसे हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, और इसी से आपका फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। तो इतना आप लोगों ने कॉपी में बना लो, फिर हम लोग अगले पेज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने लघु बीजाणु जन की परिभाषा को समझा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी की चारों परतों के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे कि जब लघु बीजाणुधानी आपकी जो होती है वो परिपक्व हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो आपका है कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका जो कि आपकी होती है वो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। यानी सबसे पहले क्या होगा, बीजाणु जनन ऊतक जो आपका होगा समसूत्री विभाजन करेगा और संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे प्राप्त जो आपकी प्रत्येक द्विगुणित कोशिका जो आपकी हो जाएगी वो सभी आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएंगी। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, ठीक है। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे जो आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो सभी आपस में जुड़े रहते हैं और उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बताएंगे कि यही जो चतुष्क होता है वो परिपक्व होकर आगे अलग अलग हो जाएंगे और फिर 4 परागकणों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लघु बीजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रकार से संपन्न होती है। अब इसका चित्र भी आप लोग बनाना चाहें तो आगे इसको पढ़ करके आराम से बना सकते हो, और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा भी दी हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो यहाँ तक आप लोग कर देंगे और चित्र बना देंगे तो फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना। अब जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को तैयार करो, अभी भी आपके पास समय है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी को यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। उम्मीद कीजिए या कह सकते हैं ट्रस्ट रखिए आप लोग हमारे ऊपर। हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर उसके साथ साथ चित्र भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से आपको चित्र भी क्वेश्चन में बनाना है ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। यदि आप लोगों ने चित्र वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाया तो आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, और साथ ही में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन्हीं सारी चीज़ों को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। और अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि सारे प्रश्न तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, सब कुछ तो बता रहा हूँ। अब आपको और क्या चाहिए? अगर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया तो 70 में 70 नंबर पक्का करोगे। तो अब आपको इसमें चाहिए ही क्या? तो सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है? क्या देखेंगे हम लोग? अब इसको हम लोग उत्तर देखेंगे। तो उत्तर में सबसे पहले आप लोग को क्या बताना है? सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि गुरु बीजाणुजन की परिभाषा बताओ, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग गुरु बीजाणुजन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है, आप लोग आराम से याद कर सकते हो कि बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग गुरु बीजाणुजन कहते हैं। और उसी प्रक्रिया को यानी कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम लोग नीचे पूरा समझने वाले हैं और उसका चित्र भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो वही आपका गुरु बीजाणुजन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद किया, आप लोगों ने याद किया गुरु बीजाणुजन की परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग याद कर लो जल्दी से, फिर हम लोग इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे और साथ में चित्र देखेंगे कि किस प्रकार से आपको बताना है कि बीजांड तथा भ्रूणकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और उस प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणुजन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ, चित्र आपको समझा देता हूँ। जब आप लोग चित्र समझ जाओगे तो थ्योरी आप लोग अपने अपने आप से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है चित्र। चित्र यदि आप लोगों ने समझ लिया तो फिर आपको थ्योरी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप भूल भी जाते हो थ्योरी तो आप लोग को चित्र याद होगा, तो आप लोग वहाँ चित्र से चित्र भी बना दोगे और साथ में थ्योरी भी लिख दोगे। तो मैं आपको सबसे पहले चित्र समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, क्या है ये आपका? ये आपका बीजांड है, ठीक है? यहाँ बीच में क्या है आपका? बीजांड काय है। अब बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने बना दिया है। अब इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएं। अब इन्हीं कोशिकाओं में से एक कोशिका आपकी बड़ी हो जाती है। अब बड़ी हो जाने के बाद इसका जो केंद्रक होता है, यानी कि जो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कलर से मैंने इसको बना दिया है, ये कोशिका है आपकी। इसका केंद्रक जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसका कोशिका द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। इस कोशिका को हम लोग प्रपंचु कोशिका बोलते हैं। फिर प्रपंचु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका आपकी होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कोशिका आपकी बनती है बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका में बिना किसी विभाजन के ही वो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, यानी कि दो कोशिकाएं यहाँ से बन जाती हैं। फिर आपका आगे क्या होता है, जो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो कि आपकी टूयन होती है, इसमें क्या होगा? इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप आपके यहाँ पर 4 अगुरित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अब 4 में से क्या होगा? जो 3 कोशिकाएँ होंगी, यानी कि जो 3 अगुणित कोशिकाएँ होंगी, वो आपके तुरंत ही नष्ट हो जाएँगी और उसमें से केवल 1 कोशिका जो होगी, वही आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा, ठीक है? अब इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु, या फिर हम लोग मादा एवंकोद्भिद बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, यही आगे चल के मादा एवंकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो यही चित्र था और यही सारी चीज़ें थी, यही पूरा प्रोसेस था। किस प्रकार से गुरु बीजाणु होता है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा दिया है। अब इसकी थ्योरी किस प्रकार से आपको लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर है क्या और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। अब इसका उत्तर में आप लोग सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको इसकी परिभाषा तो बता ही दी थी कि गुरु बीजाणुजन की परिभाषा क्या होती है। अब इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो आपका बीजांड काय होता है, इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक इसका बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपोष्टि कोशिका बोलते हैं। आगे इसमें आप लोग बताओगे कि प्रपुष्टि कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो प्रपुष्टि कोशिका है उसमें क्या होता है? उसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक आपका बनता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक आपका होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि आपका पहले बीजाणुजन कोशिका होती है, लेकिन बीजाणुजन कोशिका में बिना किसी विभाजन के ही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है। यही चीज़ यहाँ पर नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना के बीजाणुजन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो आपका ये जो कोशिका होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि जो ये वाली कोशिका होती है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, जिसमें से 3 आपके तुरंत ही नष्ट हो जाएँगे और केवल 1 आपका बचेगा। तो वही चीज़ अब आप लोग यहाँ पर आगे बताओगे कि एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूणकोश या मादा एवंकोद्भिद में परिवर्तित होता है, यानी कि जो आपका एक गुरु बीजाणु बचता है, यही आपका गुरु बीजाणु जो आपका बचता है, ये आपका भ्रूणकोश या मादा एवंकोद्भिद में परिवर्तित होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और गुरु बीजाणु जन की जो प्रक्रिया थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ही दी है। अब इसमें कोई चीज़ बची नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसे जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, वैसे मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए।
जब इसे आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखोगे तो ये कम से कम आपका 2.5 पेज में आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कम से कम आपका 2.5 पेज में आएगा, क्योंकि ये का जो चित्र है ये मैंने छोटे-छोटे बना दिए हैं। इसका चित्र आप लोग थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा बनाना, ताकि आपका जो पेज है थोड़ा-सा ज़्यादा घेरे, ठीक है? क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा दिखाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, लेकिन जब आप ज़्यादा दिखाओगे ना तो फिर अच्छा लगता है देखने में भी, और साथ ही में नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो ये जो आपका जो थ्योरी है आपका कम से कम 2 पेज में आएगी, और साथ ही में इसका जो ये चित्र है आपका 1 पेज में आपका ये चित्र आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसकी कॉपी जो होती है वो इस तरीके से नहीं होती, वो आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है? तो उसमें आप लोग आराम से इसको बनाओगे तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। कोई भी एक नंबर आपका इसमें कटने नहीं वाला, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। सिंपल सी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हर एक डायग्राम भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, तो गुरु विजाणुजनन की जो पूरी प्रक्रिया थी, सचित्र वर्णन मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।